एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, इसको हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। जिस प्रकार से ये कागज की जो गोली बनी हुई है, ये जिस प्रकार से गति कर रही है, उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर स्थित जो पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भी इसी प्रकार गति करता है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यानी स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है और इसे हम स्थलमंडल प्लेट कहते हैं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा में जो होने वाली गति है, तो इसके कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वर्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जेनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। यानी प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की जो सतह है उस पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर ही विभाजित किया जाता है। तो जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं कि उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो चित्र संख्या 3.1, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो यह है पृथ्वी की गतियां। एक होती है अंतर्जनित बल, दूसरी होती है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल है, इसमें कौन कौन सी गतियां हैं? तो इसमें होती है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। और आकस्मिक बल में कौन सी गतियां हैं? भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है। और पटल विरूपण में है पर्वत निर्माणकारी बल। फिर दूसरी है बहिर्जनित बल। तो इसमें क्या है? अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण में कौन कौन सी गतियां होती हैं? तो ये है नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद आदि। शब्दावली है स्थलमंडलीय प्लेट, यानी भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। यानी जो भूपट्टी है उसमें अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर एवं समान आकार की है वो प्लेटें होती हैं, तो जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह है वो टिकी है। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जिससे आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है 3.2 यानी एक ज्वालामुखी का जो चित्र बना हुआ है, इसमें सबसे ऊपर है गैस व राख, यानी यहाँ से है वो गैस है वो निकलती है। फिर है क्रेटर, फिर है निकास वेट, फिर है लावा, यानी इसके अंदर है वो लावा भरा हुआ है। मैग्मा कोस्ट नीचे, फिर है परपट्टी और मेंटल। शब्द उत्पत्ति है एंडो अंतः एक्सो ब्राहे। जेनिक उत्पत्ति एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। क्रियाकलाप, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें।
आप क्या देखते हैं? जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं, उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जो स्थलीय मंडल प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी भूकंप किसे कहते हैं? यानी स्थल मंडलीय जो प्लेटों के जो गति करने पर जो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम भूकंप कहते हैं। जो चित्र संख्या 3.3 भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, एक के भूकंप की उत्पत्ति यानी कैसे होती है। तो उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जो भूकंप का जो केंद्र होता है वो कौन सा स्थान होता है? यानी वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है। फिर है प्लेट सीमा अधिकेंद्री। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। तो क्या आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पहली है पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरी है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, तीसरी है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। तो इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यानी आपको विश्वकोश से ज्ञात करना है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो हम इससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। भूकंप एक वस्तु स्थिति, यानी भूकंप की एक वस्तु स्थिति क्या है कि भुज में भूकंप के झटके, यानी 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 को तीव्रता वाला भीषण भूकंप है वो आया था। एक है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, यानी स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। फिर है शहर में आग, यानी चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। फिर है भूज की तबाही, यानी फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवशोषित हो गए, यानी सभी अवरोधित है वो हो गए। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की। भूज में निराशाजनक राहत, यानी भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। अब क्या आप जानते हैं कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 से 7.0 अथवा उससे अधिक है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये क्या है? भूकंप लेखी। जो आप इमेज देख रहे हो, क्रियाकलाप, यानी भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगी? भूकंप से बचाव की तैयारी, यानी भूकंप से कैसे बचें
या बचाव की तैयारी है वो क्या करें। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, जिनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण अथवा एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। यानी अपरदन किसे कहते हैं कि भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रताप बनाती है। यानी चित्र 3.5 में आप देख सकते हो, कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। तो क्या आप जानते हो कि विश्व के हजारों छोटे छोटे जल प्रताप हैं। सबसे ऊंचा जल प्रताप दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जल प्रताप है। यानी सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जल प्रताप है। अन्य जल प्रताप उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जल प्रताप है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जल प्रताप है। यानी ये आप इमेज देख रहे हो, जो चित्र आपको दिख रहा है, नियाग्रा जल प्रताप। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों का विस्रप कहते हैं। यानी विस्रप किसे कहते हैं कि मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं जो नदियां, नदी के इन्हीं मोड़ों को विस्रप कहते हैं। इसके बाद विस्रपों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विस्रप लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विस्रप लूप नदी के कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के खचित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में है वो विभाजित हो जाती है। तो आप ये चित्र देख सकते हो, बाढ़ग्रस्त मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां यानी कैसे बनती है। तो चाप झील है, बाढ़ का मैदान, तटबंध, विस्रप, यानी इस प्रकार से ये आकृतियां हैं वो बनती हैं। आओ कुछ करके सीखें। यानी विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो नाम हमको ढूंढने हैं। यानी विभाजित हो जाती है तो जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो आप ये चित्र 5.7 में देख सकते हो किस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है, यानी मुख्य नदी और वितरिका। अब है समुद्र तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र
तरंगों कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण है वो करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों के जल है वो भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। तो ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण है वो करते हैं। तो आप ये चित्र में देख सकते हो 3.9 जो चित्र है हिमनद। अब हम पढ़ेंगे पवन के कार्य, यानी पवन के क्या क्या कार्य हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टीले के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। यानी आपने अगर रेगिस्तान देखा हो तो आप बालू टीले के कुछ जो चित्र हैं वो एकत्रित करने का प्रयास आपको करना है। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से टकराती है, इसलिए ऐसी शेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 के अंदर आप देख सकते हो जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप किए जाते हैं। अब है हमारे अभ्यास प्रश्न। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लेटो क्यों घूमती है? बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है? अपरदन क्या है? बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है? बालू टिब्बा क्या है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? चाप झील क्या है? तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको खुद को करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी। चलो गाइज, अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।